नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि मैं शिखर एक जीवनी का भाग 2 का भी रिव्यू लेके आऊँगी, तो मैंने इसे पढ़ लिया है और मैं प्रस्तुत हूँ शिखर एक जीवनी भाग 2 के बुक रिव्यू के साथ। शिखर एक जीवनी भाग 1 जहाँ तक शिखर यानी कि इसके मुख्य पात्र की बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बात करता था, उसी तरह शिखर एक जीवनी का भाग 2 जिसका नाम संघर्ष है, ये उसकी युवावस्था के बारे में बात करता है। यहाँ पे शिखर असलियत में अपना व्यक्तित्व विकसित करता है। इस हिसाब से यह उपन्यास एक अस्तित्व की खोज, एक व्यक्तित्व की खोज का ही प्रतीक है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या इन दोनों में से कौन-सा एक भाग पढ़ना चाहिए और किसे आप छोड़ सकते हैं, तो मैं कहूँगी यही पढ़ना चाहिए भाग 2 और हो सके तो दोनों ही पढ़ें क्योंकि भाग 1 पढ़ के आपको खुद ही आतुरता रहेगी, उत्सुकता रहेगी कि मैं भाग 2 भी पढ़ूँ वरना कुछ अधूरा-सा रहेगा। इसका परिचय दूँ तो शिखर एक जीवनी उपन्यास को भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी उपन्यास माना जाता है। कुछ हद तक इसमें ये इंग्लिश लिटरेचर के जो एक्जिस्टेंशियलिज़्म का प्रभाव भी दिखता है, इसलिए अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। हिंदी भाषा का सबसे पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास इसे माना जा रहा है जिसमें कि परिणामक मुख्य पात्र की मनोवैज्ञानिक अवस्था, दुरावस्था, उसका विकास, उसका पतन, इसका विश्लेषण किया जाता है। और शेखर के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ-साथ कहीं न कहीं हम खुद पाठक के रूप में अपने मन का भी विश्लेषण कर रहे होते हैं, अपने समाज का भी विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो हम एक शेखर से मिलते-मिलते अपने अंदर के शेखर को भी पहचानते हैं और अपने समाज में व्याप्त अलग-अलग शेखरों से भी मिलते जाते हैं। एक तरह से ये बहुत अच्छा उपन्यास है। मैं कुछ हद तक ये भी कहूँगी कि इसकी जो दूसरी भाग है, वो कुछ हद तक एक प्रेम कथा का भी संचालन करती है। ना सिर्फ शेखर बल्कि इसमें दूसरा पात्र जो स्त्री पात्र है जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है वो है शशि। उसके भी अंतर्मन की यात्रा इसमें दिखाई गई है और वो मुझे ज़्यादा ख़ास लगी क्योंकि एक पुरुष पाठक, एक स्त्री हृदय के बारे में जो लिख रहा है, तो वो मुझे बहुत रोचक लगा। बल्कि बहुत ज़्यादा प्रभाव मुझे इसमें पाश्चात्य साहित्य, संस्कृति का भी लगा देखने को क्योंकि उस वक़्त के लेखक बहुत हद तक सीख रहे थे। अपने समकालीन लेखकों से भी, प्रसिद्ध लेखकों से और अनुवाद कार्य भी बहुत प्रभावी था उस समय प्रचलित था। इस प्रकार इस पुस्तक में दूसरी पुस्तक में घटनाएँ ज़्यादा नहीं हैं। इसमें कहानी कम है, शेखर का जीवन कम है, शेखर खुद ज़्यादा है। तो ये एक तरह से आंतरिक उपन्यास है। शेखर के स्वयं की खोज इसमें हो रही है, उसके अस्तित्व की खोज हो रही है, इसलिए आप उसके आस-पास के जीवन को ज़्यादा नहीं देखते, उसके अंदर के जीवन को ज़्यादा गहराई से देख पाते हैं, उससे मिल पाते हैं और इसीलिए यह उपन्यास थोड़ा भारी भी है। इसको आप एक बार में नहीं खत्म कर सकते। गरम चाय की तरह चुस्कियों में, गुड़कियों में आपको इसे खत्म करना पड़ेगा। मुझे खुद बहुत टाइम लगा इसे पढ़ने और खत्म करने में। लेकिन अच्छा था। संतोषजनक एक यात्रा रही मेरी इसके पठन की और मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा भी लगा मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, फिर मुझे लगा कि नहीं शायद सही समय पे ही सही चीज़ को पढ़ा जाता है और तभी वो किताब हाथ में आती भी है। उपन्यास आधुनिक समय की विषय पर बात करता है, एक व्यक्ति, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, उसमें समाज का कितना हस्तक्षेप है, वह समाज के लिए क्या कर रहा है और समाज उसके लिए क्या कर रहा है, प्रेम, अकेलापन, अस्तित्व के बारे में उसका उसकी दुविधा, यह सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। इसमें सामाजिक सीमाएँ भी दिखाई गई हैं और एक द्वंद है। ऐसा लगता है कि ये उपन्यास सवाल पूछता है कि समाज एक व्यक्ति से लेता कितना ज़्यादा है और देता कितना कम है। एक व्यक्ति के जीवन को कितना बाँध देता है समाज और किस लिए? किस लिए? क्या है समाज असल में? तो इस तरह के प्रश्न जैसे प्रश्न शेखर शेखर भाग एक में स्पष्ट पूछ लेता था, डायरेक्ट पूछ लेता है, ऐसा नहीं है। इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है, बल्कि शेखर भी नहीं पूछता, हम पाठक खुद पूछते हैं पढ़ते हुए। बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी आता जिसमें अंत में लेखक खुद से पाठकों से जुड़ता है और बात करता है। तो ये भी थोड़ा वेस्टर्न ट्रोप ही है जो मुझे देखने को मिला, जो मुझे ब्रेख्ट के प्लेज़ में मैंने पढ़ा था। तो ये भी इंटरेस्टिंग लगा। ये आजकल जो मैं किताबें पढ़ रही हूँ बहुत प्रयोगवादी हैं, तो इसमें जो लिखने का तरीका है वो बहुत अलग है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिंदी साहित्य में भी इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। यही है मेरा बुक रिव्यू, बहुत क्रिस्प, बहुत स्पॉन्टेनियस और आशा है आपको इससे इसे पढ़ने की प्रेरणा मिली होगी और इसे खुले दिमाग से पढ़िएगा और आशा है आपका आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और आराम से पढ़िएगा, जल्दबाज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। हैप्पी रीडिंग।